हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं कोड विद राहुल। तो पिछले वीडियो में हमने एंगुलर को सेटअप किया था और हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो रन किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है एंगुलर का। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी एंगुलर की ऐप है, माई ऐप। ठीक है, तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंगुलर जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमको बहुत सारी फाइलें डाउनलोड करके देता है। जैसे इसमें जो हमारी सबसे फर्स्ट फाइल होती है वो होती है नोड मॉड्यूल। ठीक है, SRC, ब्राउज़र स्ट्रिक्ट, एडिक कोर कन्फिग, गिट इग्नोर, एंगुलर जेसन, कर्मा config डॉट जेएस, पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि नोड मॉड्यूल क्या होता है। तो बेसिकली जो नोड मॉड्यूल है ये हमारी वो फाइल है जिसके अंदर हमारी पूरी एंगुलर की जितनी भी डिपेंडेंसी होती है वो सभी इसमें इंस्टॉल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आगे चल के कोई बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे, jQuery इंस्टॉल करेंगे या एंगुलर मटेरियल UI यूज करेंगे, तो वो जितनी भी चीज़ें आप इंस्टॉल करेंगे वो सारी चीज़ें इस नोड मॉड्यूल के अंदर होती हैं। तो बेसिकली ये नोड मॉड्यूल के अंदर हम कुछ डेवलपमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस नोड मॉड्यूल के अंदर किसी फाइल में चेंज करेंगे तो जब आपको अपना प्रोजेक्ट किसी दूसरे बंदे को शेयर करेंगे, अपने टीम के किसी कलीग को या किसी और को शेयर करेंगे और वो फिर से नोड npm इंस्टॉल करेगा, तो ये नोड मॉड्यूल जो है वो फिर से दोबारा इंस्टॉल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपने जो भी चेंजेस इस नोड मॉड्यूल के अंदर किए होंगे वो उस जो भी आपका टीममेट होगा उसके अंदर नहीं रहेंगी, वो सारी क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर मैनुअली उसके भी नोड मॉड्यूल के जिस फाइल में आपने चेंज किया है उस फाइल में जाके आपको वहाँ भी चेंजेज अपने डालने पड़ेंगे। तो बेसिकली बस इतना समझ लीजिए कि आपको अगर इंटरव्यू में पूछेगा कि नोड मॉड्यूल्स क्या होता है तो आप यही बताओगे कि नोड मॉड्यूल जो है वो एक जितनी भी एंगुलर की डिपेंडेंसी होती है वो सारी प्लगइन या कोई भी चीज़ जो आप नोड npm से इंस्टॉल करते हैं वो सारी चीज़ें नोड मॉड्यूल्स के अंदर स्टोर रहती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं SRC के अंदर। पूरा जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों वो इसी फोल्डर के अंदर होता है। ठीक है, तो अब SRC फोल्डर के अंदर ही जितनी भी डेवलपर पर्पस से आप अगर यूज कर रहे हैं और आप एक बिगिनर हैं तो आप इसी SRC फोल्डर से आपको मतलब होना चाहिए, बाकियों से नहीं। अगर आप बिगिनर्स नहीं हैं, अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो आप नोड मॉड्यूल के अंदर भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो मैं बाद में धीरे धीरे जब आप सीखेंगे तो आपको अपने आप पता चलता जाएगा। अभी आप एज ए बिगिनर हैं तो आप SRC फोल्डर के अंदर जितना भी काम है वो सारा करेंगे। जैसे मान लीजिए अब SRC फोल्डर आप ओपन करेंगे तो उसमें एक ऐप नाम का एक फ़ोल्डर होगा। ये बेसिकली क्या है, एक कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट का एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा अभी आगे सीरीज़ में, लेकिन अभी जान लीजिए कि एक पीस ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हमारे पास 4 फाइलें होती हैं। एक CSS होती है, एक HTML होती है, एक spec.ts फाइल होती है, एक component.ts फाइल होती है। ठीक है, और अब उसके बाद होता है एसेट्स फोल्डर। एसेट्स फोल्डर बेसिकली हमारा, जैसे मान लीजिए आप अपने प्रोजेक्ट में कोई इमेज स्टोर कर रहे हैं, लोगो या कोई ढेर सारी इमेज लोकली आप सेटअप करना चाहते हैं या कोई फाइल यहाँ पे रखना चाहते हैं आप, तो इस एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर आप उस फाइल को रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम environment.ts फाइल में। environment.ts फाइल बेसिकली क्या होता है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी आप सीख रहे हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा। अगर आप किसी कंपनी में काम किए होंगे तो वहाँ आपको पता होगा कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट, वो कई सारे इन्वायरमेंट पे चलता है। जैसे पहले हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है हमारा, एक प्रोड इन्वायरमेंट होता है, एक UAT इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एक ही URL को, अब प्रोड का अलग सर डेटाबेस होता है, डेवलपमेंट का अलग डेटाबेस होता है, UAT का अलग डेटाबेस होता है, तो बेसिकली इसके अंदर हम वो सारे इन्वायरमेंट जो है ना वो हम मैनेज करते हैं अपने, कि अगर हमें बिल्ड बनानी है प्रोड के लिए तो हम प्रोड वाला इन्वायरमेंट यहाँ पे अपना डाल देते हैं। इन सब कोड के बारे में मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को, अभी छोड़ दीजिए इसको। तो वहाँ पे हम डाल देते हैं। अगर हमें नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट बनाना है तो हम इसके अंदर डाल देते हैं, और इसके अंदर हम और फाइल बना सकते हैं फॉर UAT के लिए और
डेवलपमेंट के लिए में और बहुत सारी environment.ts फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज क्या होता है कि हम डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट क्या कर सकते हैं, environment.ts फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछेगा तो आप यही बताना। उसके बाद आता है हमारा फैब आइकन। ये फैब आइकन बेसिकली वही वाला आइकन है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ये देखिए ऊपर ब्राउज़र के बार में देखिए क्रोम में यहाँ जहाँ माई ऐप लिखा है उसके बगल में है। ठीक है, ये तो आपको शायद पता ही रहा होगा पहले से ही, लेकिन मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अब आते हैं index.html पे। तो बेसिकली जो index.html है यही वो फाइल है जब हमारा एंगुलर सबसे पहले स्टार्ट होता है, लोड होता है, तो सबसे पहले index.html फाइल ही ब्राउज़र में लोड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि जो भी चीज़ बॉडी के अंदर होती है वही सबसे पहले क्या होती है, डोम में डिस्प्ले होती है। तो डोम के अंदर आप देख रहे हैं ऐप रूट है। तो ऐप रूट एक सिलेक्टर है, ठीक है, जो किसी भी कंपोनेंट का एक सिलेक्टर भी होता है। अभी मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐप क्या है, कंपोनेंट है, ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी बस आप इतना ही समझो। ये देखिए ऐप जैसे एक कंपोनेंट था, इसकी जब टीएस फाइल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे सिलेक्टर के अंदर ये देखिए ऐप रूट है, इसको बोलते हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर को हम जहाँ भी पास कर देते हैं ये इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर देता है इस कंपोनेंट का, और जो भी आप इसकी HTML फाइल के अंदर लिखेंगे वो उसको क्या करेगा, सिलेक्टर में लोड कर देगा। तो हमने index.html जब हमारा लोड हुआ तो हमने बॉडी के अंदर ऐप रूट क्या कर दिया, सिलेक्टर पास कर दिया ऐप कंपोनेंट का, और इसकी हेल्प से, सिलेक्टर की हेल्प से जो भी चीज़ हम इस app.component.html में लिखेंगे वो क्या होगी, हमारी इसमें लोड हो जाएगी। अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने हेलो राहुल लिखा हुआ है, ये कहाँ पे है, ये देखिए ये लोड हुआ है सबसे पहले। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है index.html, ऐसे रन होता है। उसके बाद होता है main.ts फाइल। तो अब लोड तो हमारी index.html फाइल होती है सबसे पहले ब्राउज़र में, लेकिन जो रन होती है सबसे पहले वो हमारी जो फाइल है वो main.ts फाइल होती है। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज़ वहाँ पे बताया नहीं था, ऐप फोल्डर के अंदर एक चीज़ और है, ये देखिए आप देख रहे हैं app.module.ts फाइल। ठीक है, ये क्या होती है कि सबसे पहले जो हमारी रन होती है, हमारी जो फाइल वो होती है main.ts फाइल। अब main.ts फाइल के अंदर ये देख रहे हैं आप प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक नाम का एक हम @angular/platform browser/dynamic से क्या किए हुए हैं, इंपोर्ट किए हुए हैं। ये क्या करता है, बूट स्ट्रैप करता है। बूट स्ट्रैप वो वाला बूट स्ट्रैप नहीं है जो हम HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का जो एक फ्रेमवर्क है वो नहीं है। ये यहाँ पे बूट स्ट्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी मॉड्यूल या किसी कंपोनेंट को क्या करना, स्टार्ट करना। तो सबसे पहले main.ts फाइल होती है और ये क्या करती है, प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक क्या करता है, ये जो हमने इंपोर्ट करवाया है क्या करता है, ब्राउज़र में एंगुलर के प्रोजेक्ट के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और इस ऐप मॉड्यूल को क्या करता है, बूट स्ट्रैप करता है, मतलब इसको स्टार्ट करता है। अब हम चलते हैं app.module.ts फाइल में। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे app.module.ts फाइल में तो यहाँ पे बहुत सारे जो भी आपका कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट देखिए वो इंपोर्ट है। ठीक है, डिक्लेरेशन है, इंपोर्ट है, इनके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ng मॉड्यूल है। ठीक है, पेरेंट मॉड्यूल है, इसके अंदर एक एरे है डिक्लेरेशन, इसके अंदर हम सारे जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब पुट करते हैं, और ये बताता है कि ये जो कंपोनेंट है वो इस मॉड्यूल का एक पार्ट है। ठीक है, और इस इंपोर्ट के अंदर हम उन सब सारी चीज़ों को डालते हैं जो एक पहले से क्या होते हैं, एक मॉड्यूल होते हैं। जैसे एक ब्राउज़र मॉड्यूल एक क्या है, एक मॉड्यूल है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल क्या है, एक मॉड्यूल है, उनको हम इसके अंदर डालते हैं। ठीक, अभी मैं प्रोवाइडर के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं, बाद में बताऊंगा। अभी बात करते हैं बूट स्ट्रैप के बारे में। देख रहे हैं यहाँ पे भी बूट स्ट्रैप है। तो सबसे पहले हमारी जो main.ts फाइल जब रन हुई तो सबसे पहले हमारा लोड हुआ, इस बूट स्ट्रैप हुआ, कौन सा फाइल, app.module फाइल लोड हुआ, बूट स्ट्रैप हुआ। उसके बाद जब app.module पे आ गया कंपाइलर और यहाँ पे जब रन किया तो उसने बूट स्ट्रैप के अंदर किस कंपोनेंट को देखा, ऐप कंपोनेंट को। तो इसने क्या कर दिया, ऐप कंपोनेंट को सबसे पहले स्टार्ट किया, और यहाँ का जो सिलेक्टर है, ये ऐप रूट जो सिलेक्टर है वो हमने पहले से ऑलरेडी index.html में पास कर रखा है, इसलिए इसको क्या कर दिया, वो सबसे पहले index.html में लोड कर दिया। तो मुझे लग रहा है दोस्तों अभी आपको समझ आ गया होगा। अभी हम आते हैं polyfill.ts फाइल पे।
तो बेसिकली polyfill.ts फाइल के अंदर हम ऐसी चीज़ों को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हम कस्टम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाना चाहते हैं और हमारा काम नहीं हो रहा है टाइप स्क्रिप्ट के किसी कोड से, ठीक है, या हम जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं, अपना कस्टम फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम इस polyfill.ts के फाइल के अंदर लिखते हैं अपना। जैसे मान लीजिए कि कुछ कोड ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे ब्राउज़र पे नहीं चलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम जो भी जावास्क्रिप्ट या जो भी बनाते हैं कस्टम, उन सारे कोड को हम इस polyfill.ts फाइल के अंदर लिखते हैं, ठीक। अब आते हैं style.ts फाइल पे। तो बेसिकली style.ts फाइल जो होती है ये एक ग्लोबल CSS होती है। अब जैसे मान लीजिए इस कंपोनेंट में आप अगर ऐप कंपोनेंट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप देखिए इस कंपोनेंट की खुद की एक CSS है, ठीक है। तो जो इस कंपोनेंट के अंदर CSS के अंदर आप लिखेंगे ना, वो सिर्फ इस HTML इसी ऐप कंपोनेंट पे ही काम करेगी, लेकिन जो आप इस style.css के अंदर लिखेंगे वो पूरा हर एक कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट इसके अंदर आप क्रिएट करेंगे, अभी मैं आगे दूसरे इसके बाद वाले वीडियो में कंपोनेंट क्रिएट करके बताऊँगा, उसमें जितने भी जो भी CSS हम इसके अंदर टाइप लिखेंगे वो सारे कंपोनेंट पर काम करेगी। तो बेसिकली ये ग्लोबल CSS की तरह काम करती है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछेगा तो आप बताना कि जो भी हमें ग्लोबल CSS बनानी होती है, लिखनी होती है, उसको हम क्या करते हैं style.css के अंदर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, ये आपके मतलब की है नहीं। मैं आता हूँ सीधे angular.json फाइल पे, या ये git ignore के बारे में बता देता हूँ आपको। git ignore जो फाइल है इसके अंदर हम, जैसे मान लीजिए आपने git तो आपको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए आपने काम किया और आप चाहते हैं कि कुछ फाइलें हैं जिनको इग्नोर कर दे गिट अपने आप, और वो हम बार बार इग्नोर ना करना पड़े, तो उन फाइलों को हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो वो फाइलें क्या करता है, ये गिट इग्नोर कर देता है। जैसे नोड मॉड्यूल में हमें कोई कभी कमिट करना नहीं होता है कोड, तो गिट इसको इग्नोर कर देता है। ऐसे ही आप जो भी आप अपनी फ़ाइल चाहते हैं, कोई कस्टम फाइल आपने बनाए चाहते हैं, आप ये कभी भी कमिट ना करने पड़े, कभी भी आप उसमें चेंज नहीं करेंगे, तो आप इसके अंदर डाल देंगे तो वो गिट क्या कर देगा, उसे इग्नोर कर देगा। अब आते हैं angular.json फाइल पे। अगर क्या होती है इंटरव्यू में पूछेगा तो सिंपली आप बताएंगे कि जो angular.json फाइल होती है ये हमारी एक पूरी इस एप्लीकेशन की एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक होती है। इसके अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसी होती है, लाइक जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, कुछ सारी चीज़ों के बारे में तो नहीं हम बात करेंगे, कुछ जो मेन जो यूजफुल चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा सबसे पहले कौन सा फाइल यूज मतलब स्टार्ट होगी, ठीक है, ये देखिए, तो main.ts फाइल रन होगी, polyfill.ts फाइल की यहाँ पे हमारी सबसे पहले हमारी angular.json फाइल ही रन होती है, जो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सारी फाइलें हमारी इंक्लूडेड हैं, जितनी भी हैं, ये देख रहे हैं आप, index.html यहीं इंक्लूड है, main.ts यहीं इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखिए फैब आइकॉन भी यहीं पे इंक्लूड है, एसेट्स फोल्डर भी यहीं पे इंक्लूड है। सारी फाइलें हमने क्या कर रखी हैं, इसके अंदर इंक्लूड कर रखी हैं। और ये देख रहे हैं environment.ts फाइल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो भी यहीं पे इंक्लूडेड है। ये देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है प्रोडक्शन वाला, ठीक। अभी आप हमें यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, तो प्रोडक्शन के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा, एक दूसरे वाला जो 2 है, ठीक है। अब दोनों का यहाँ पे एक prod.environment.ts फाइल है और एक नॉर्मल environment.ts फाइल है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, ठीक है। अब आते हैं एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे एक style.css नाम की एरे है कि स्क्रिप्ट नाम की एरे है। अब जैसे मान लीजिए कोई आप एक style.css है, वैसे आप बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो उसको कहाँ ऐड करेंगे, लिंक कहाँ करेंगे, तो वो आप इसके अंदर लिंक करेंगे। मैं आपको बताऊँगा बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं, फिलहाल जान लीजिए इसके अंदर यूज करते हैं। और ये हमारी स्क्रिप्ट जो है इसके अंदर हम bootstrap.min.js फाइल को इंक्लूड करेंगे। देख रहे हैं ये एक एरे है, ठीक है। तो एरे इसीलिए है ताकि हम इसके अंदर मल्टीपल फाइलों को क्या कर सकें, लिंक कर सकें, क्योंकि आपको पता ही होगा एरे के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट को रखते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास मान लीजिए 20 फाइल है जावास्क्रिप्ट के, तो उसको हम इस स्क्रिप्ट के अंदर लिंक कर सकते हैं, कहीं भी अपना इंस्टॉल करके या एसेट्स के अंदर रख के, या कोई हम इंस्टॉल करते हैं कोई प्लगइन, तो उसको भी हम यहाँ पे स्क्रिप्ट की फ़ाइल है तो यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। और इस स्टाइल्स वाली एरे के अंदर style.css जो भी उसकी CSS होती है डिपेंडेंसी की, वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं कुछ भी दोस्तों अगर कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा, ठीक है।
अब आते हैं karma.config.js फाइल। बेसिकली आपको पता ही होगा कि अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो कर्मा है और जो एक होता है जैस्मिन, ये दोनों हैं हमारे यूनिट टेस्टिंग होती है एक, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग बेसिकली हम कंपोनेंट का, या ये कह सकते हैं कि पूरे एंगुलर प्रोजेक्ट का हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। तो ये कर्मा और जो जैस्मिन है ये दोनों फ्रेमवर्क हैं, ठीक है। तो इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी एंगुलर की जो प्रोजेक्ट है उसको क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली उसी की कन्फिगरेशन इस karma.config.js के अंदर होती है, ठीक। अब आते हैं package.json के बारे में, ठीक। अब इस package.json के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी होती है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो ng कौन से कमांड से स्टार्ट होगी, ये देखिए स्टार्ट क्या है, आगे लिखा हुआ ng सब कौन से बिल्ड बनाने के लिए क्या यूज होगा, ng बिल्ड से होगा, ठीक है। टेस्ट कैसे करेंगे, ng टेस्ट से होगा, ठीक। हम एंगुलर का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ये देखिए एंगुलर का एनिमेशन कौन सा यूज कर रहे हैं 13.2, एंगुलर कॉमन कौन सा है 13.2.0, एंगुलर कंपाइलर कौन सा यूज हो रहा है, एंगुलर कोर कौन सा यूज हो रहा है, एंगुलर फॉर्म कौन सा यूज हो रहा है। बेसिकली ये जितनी भी डिपेंडेंसी होती है कि हम सारी डिपेंडेंसी का हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी package.json के अंदर होती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछेगा तो आप यही बताओगे कि बेसिकली package.json के अंदर जितनी भी हम डिपेंडेंसी यूज कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सबकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, लाइक कि हम कौन सा एनिमेशन, एंगुलर का एनिमेशन का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, एंगुलर का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, एंगुलर कॉमन कौन सा वर्जन का यूज कर रहे हैं, और एंगुलर कंपाइलर कौन से वर्जन का यूज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। RxJS कौन से वर्जन का यूज कर रहे हैं 7.5 का, ठीक है। और अभी आपको यहाँ पे एक टाइप स्क्रिप्ट का भी वर्जन दिख जाएगा, जब आप नीचे आओगे देखिए टाइप स्क्रिप्ट हम 4.5.2 यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आप बता देंगे तो जो इंटरव्यूअर है वो समझ जाएगा कि आपको मतलब नॉलेज है, ठीक। तो यहाँ बेसिकली दो टाइप की डिपेंडेंसी होती है, एक होती है डेव डिपेंडेंसी और एक होती है डिपेंडेंसीज। तो इन दोनों को आप बता सकते हैं इंटरव्यू में। अब आते हैं दूसरी एक और फाइल है हमारे पास packagelog.json, ठीक है। तो अब ये packagelog.json क्या है, अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो मतलब एक package.json है एक। अब क्या है कि जो packagelog.json फाइल है ना, इसके ये क्या करती है, अपनी जो इसकी जो खुद की, ये तो पहले ये इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, मतलब package.json की कॉन्फ़िगरेशन, angular.json की कॉन्फ़िगरेशन, उनको बेसिकली ये मैनेज करती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होता है कभी भी, तो प्लीज़ इसको भी आप स्किप कर दीजिए, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आते हैं tsconfig.json में। तो बेसिकली जो हमारे tsconfig.json है इसके बारे में भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसके अंदर हम मैनेज कर सकते हैं, इसके अंदर हम मैनेज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट की डिपेंडेंसीज़। जैसे मान लीजिए कि हम कौन सा अपने ES6 का कौन सा वर्जन हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए ES 2017, ES 2020, ठीक है। हम बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो हमारा कंपाइलर है उसको हम स्ट्रिक्ट मोड में रखना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से आप ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, ये देखिए स्ट्रिक्ट ट्रू है, अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो स्ट्रिक्ट मोड में हट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड होता क्या है कि मतलब जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट जो है, अगर आप इसको ट्रू है ये, तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी आप कुछ भी गलती करेंगे या टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, कोई आपने जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको बताया नहीं कि किस टाइप का वेरिएबल है, तो ये वो एरर देने लगेगा। तो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ECMA स्क्रिप्ट 2017 नहीं काम कर रही है या 2020 नहीं काम कर रही है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बेसिकली यही सारी चीज़ें यहाँ से हम मैनेज करते हैं। उसके बाद आते हैं हम tsconfig.spec.json फाइल पे। इसके अंदर हम अपनी जो टेस्टिंग होती है ना, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा spec.json है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी टेस्टिंग होती है ना उसकी हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये अपने खुद को ही पेरेंट मान के चलता है। देखिए खुद की फाइल को क्या किया हुआ है इसने,
एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक। और बेसिकली ये क्या करता है, अपनी polyfill.ts फाइल को, टेस्ट वाली फाइल जो आपकी test.ts है उसको, इन सारी फाइलों को क्या करता है, ये कॉन्फ़िगर करता है। तो दोस्तों बस, तो मुझे लग रहा है कि अब आपको इस सारी फाइलों के बारे में समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 100% बताऊंगा। और अगर वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।